हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू करें हमारी एनसीईआरटी की कवरेज और चल रही है हमारी चैप्टर वन में हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर अप कर लिया। आप जैसे देख सकते हैं, व्हाई डू द यूजर वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इस टॉपिक तक हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस पॉइंट तक तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो स्टडी है फर्दर और डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा आज का सेशन। तो अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा जो आज का पहला टॉपिक है कि अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है। मेन सोर्स में सोर्स ऑफ लाइट वी कैन से दैट, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है हमारा एक डिफरेंट प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है और डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है। वो एक्टिविटीज हमारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटी that begins with the identification of transactions and end with the preparation of financial statement। यानी कि जो अकाउंटिंग है एक तो वो प्रोसेस जो चीज़ें लगातार चलती रहती हैं और इंटरलिंक्ड एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल, आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ हैं तो आपने मानिए 20 रुपीज़ का कुछ बाय किया, फिर उसके बाद 30 रुपीज़ का कुछ बाय किया। तो पहले आपने रिसीव किया 100 रुपीज़, फिर 20 रुपीज़ का बाय किया, फिर 30 रुपीज़ का बाय किया, फिर हो सकता है आपको 50 रुपीज़ मिले। तो ये क्या हुए, इंटरलिंक्ड हो गई एक्टिविटीज़, ठीक है। और किससे स्टार्ट हुई है, बिगिन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया कि ट्रांजेक्शन क्या था। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, आइडेंटिफाई कर लिया इसने कि ट्रांजेक्शंस क्या हैं। और एंड कब होता है, जब फाइनल अकाउंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन। हर एक स्टेप से ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो यूजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट मीन्स टू फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द डिफरेंट यूजर्स ऑफ ग्रुप। यानी कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, वो एक तरीके से वो एंड नहीं है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन यूजर्स को मिल रही है और यूजर्स जो हैं उन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रिटेट करते हैं और अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसको बोला गया है, इट फैसिलिटेट द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द डिफरेंट यूजर्स ग्रुप, ठीक है। सच इंफॉर्मेशन अनेबल द इंटरेस्टेड पार्टीज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको मदद करती है कि वो डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। और वो कैसे लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन की मदद से इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच इज अवेलेबल फॉर द डिफरेंट यूजर ग्रुप, ठीक है। Therefore, dissemination of information is an essential function of accounting। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको ध्यान में रखना है कि जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो एक काफ़ी एसेंशियल फंक्शन है हमारे अकाउंटिंग का, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। सेकेंड, इट सर्व द यूजर who rely on financial statement as a principal source of information। डोंट वरी, अभी एक्सप्लेन करते हैं क्या है कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, वो क्या है, वो एक तरीके से यूजर्स के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं और उन पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको यूज़ करते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। It provide information useful for predicting and evaluating the amount। Obviously, prediction करने में भी ये हो सकता है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी बनी हुई है कि आप समय पे जिनसे उधार पे पैसा सामान लेते थे उन्हें पेमेंट कर देते थे, ठीक है। तो क्या है, अभी कोई आप किसी और से आप उधार मांगने जाओगे, उसने बोला कि आप मेरे को क्रेडिटर स्टेटमेंट दिखाओ, या वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, तो आप क्या है उसके अंदर कॉन्फिडेंस किए कि आप जो है उधार पे पैसे जब सामान लेते हैं तो समय पे टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन वहाँ पे क्रिएट होती है, तो लोग प्रिडिक्ट आपके बारे में अच्छा कर सकते हैं, या आपका अगर कोई रॉन्ग इमेज है तो आपके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दी इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। आपको इवेल्युएट कर पाएंगे, इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी। अमाउंट को कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं, किस टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, और अगर नहीं पे कर रहे हैं तो कितनी अनसर्टेनिटी है आपके बिजनेस के कैश फ्लोज के, ठीक है। सो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग, इवैल्यूएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज, ठीक है। तो कैश का कितना आना जाना है आपके पास, कितना और आ सकता है, वो एक एक्सपेक्टेशन इवैल्यूएशन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है।
Provide information for judging management's ability to utilize the resources effectively in meeting goals. Definitely आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उससे रिफ्लेक्ट होती है, ये भी शो करता है कि भाई मैनेजमेंट, आपके मैनेजमेंट में देखो जो भी पैसे गए या आपके कोई भी एसेट्स जा, जो भी चीज़ जा रही है, ठीक है, उसको हम एक नाम दे देते हैं रिसोर्सेज। ये बिजनेस के लिए क्या हुए, रिसोर्सेज आ गए, उसको मैनेजमेंट ढंग से यूज़ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उससे यूज़ करके अपने गोल्स को, बिजनेस के गोल्स को अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये भी मदद करता है हमारा अकाउंटिंग। तो एक बार क्विकली इसे रीड करते हैं, ठीक है, और इसे आपको अपने माइंड में सेटल करना होगा, ठीक है। So accounting information should ensure to provide information for making economic decision, serve the user who rely on financial statement as a principal source of information, provide information useful for predicting and evaluating the amount, timing, and uncertainty of potential cash flows. It provides information for judging management ability to utilize the resource effectively in meeting the goals. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम बढ़ते हैं। Accounting information provide factual and interpretative information by disclosing underlying assumption on matters subject to the interpretation, evaluation, prediction और estimation। यानी कि कहना क्या चाहता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो फैक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, और कुछ ऐसा है जो इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड कर रहा है। तो भाई कई बार हम जब इंटरप्रिटेट करते हैं ना, तो हम एज्यूम करते हैं कि हाँ, अब आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप एज्यूम करते हैं ना, उसने आपके बारे में ऐसे बोला तो क्या वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो फैक्ट होती है, तो ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और जब हम कुछ इंटरप्रिटेट करते हैं किसी चीज़ को, मतलब उसको मीनिंग अटैच करना, यानी ठीक है, सो इंटरप्रिटेट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, आपने एसम्पशन क्या लिया था उस वक्त, ठीक है, जब आप इंटरप्रिटेट कर रहे थे, आपने चीज़ों को कैसे इवैल्यूएट किया, आपने प्रिडिक्ट कैसे किया, या आप एस्टिमेट क्या कर रहे हो, क्लियर है। उसके बाद प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी। ऑब्वियसली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो ओवरऑल सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे कि जो अकाउंटेंट का रोल है ना, वो केवल ये नहीं है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है और ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की एंट्री करनी है, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द ट्रांजैक्शन, स्क्रीनिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। सो द रोल ऑफ अकाउंटेंट, ठीक है, तो इसको यहाँ पे ना हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ओके, रोल पे हमें हाईलाइट करना है। द रोल ऑफ अकाउंटेंट इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज टू ऑब्जर्व, स्क्रीन एंड रिकॉग्नाइज द इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। क्यों? टू मेजर एंड प्रोसेस देम and thereby compile the reports comprising accounting information that are communicated to the यूजर्स। यानी कि एक अकाउंटेंट का रोल क्या है कि आप अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करके, ऑब्वियसली हम जो कल के फैक्टर्स देख रहे थे कि आपको मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, उसे स्क्रीनिंग करना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है, किसके इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को, उन्हें प्रोसेस कर लेना है और एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक। और वो रिपोर्ट ऐसी बनानी है और उसको टाइम टू टाइम जो है इशू करना है, ताकि वो डिफरेंट यूजर्स को कम्युनिकेट की जाए, क्लियर। सो दीज आर देन इंटरप्रिटेटेड, डीकोडेड एंड यूज्ड बाय मैनेजमेंट। यानी इंटरप्रिटेड यानी ऑब्वियसली अपने इंटरप्रिटेशन अटैच कर रहे हैं, डीकोड यानी मीनिंग अटैच कर रहे हैं उसे, और यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज रिलेवेंट, एडिक्वेट एंड रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि ये इंश्योर होना चाहिए, इट मस्ट वर्ड यूज हुआ है, ज़रूरी है, इट मस्ट बी इंश्योर दैट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। ऐसा नहीं हो कि हम किसी और चीज़ के बारे में बात करें और किसी और बिजनेस के बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक एडिक्वेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और रिलायबल, जिस पे विश्वास किया जा सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि डिफरेंट यूजर्स जो हैं उसको यूज़ करके अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें, क्लियर। The apparently divergent need of internal and external user of accounting information has been result in the development of sub-discipline। हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया था कि हमारे जो यूजर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब वो यूजर्स जो है किस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमारे सामने आता है एक नया टॉपिक,
सब डिवीजन हमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ अकाउंटिंग देखने को मिलते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भी सब डिवीजन की ज़रूरत क्या पड़ी, तो भाई इंटरनल और एक्सटर्नल दो अलग तरीके के यूज़र हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने अपने तरीके से यूज़ करते हैं और यही हमारे सामने लेकर के आता है सब डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग डिसिप्लिन, यानी जिसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप और हायर स्टडीज़ के लिए अंडर आगे बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अलग ही सब्जेक्ट होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक बार हम इनको भी इंडिविजुअली कवर अप करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल transactions, the preparation and presentation of financial reports in order to arrive at a measure of organizational success and financial soundness। यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक रिकॉर्ड्स बनाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है, जिसमें फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है जिसकी मदद से। ठीक है, और इस रिपोर्ट की मदद से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर रही है या कितनी फाइनेंशियल साउंड है और हेल्थी है। ठीक है, इट रिलेट टू द पास्ट पीरियड, सर्व्स द स्टीवर्डशिप फंक्शन, यानी कि ये पुरानी होती है, ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ये हमारे पास पास्ट डाटा लेकर के आती है। ठीक है, एंड इज मॉनेटरी इन द नेचर। सो इसीलिए इसको आपने हाईलाइट कर लेना है कि एक तो ये पास्ट पीरियड से रिलेटेड है और इट सर्व्स द स्टीवर्डशिप फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। इन द नेचर इट इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्टेक होल्डर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रही है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड बना रही है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट लेकर के आ रही है। क्यों? क्योंकि फर्म की फाइनेंशियल साउंडनेस को जाना जा सके। क्या? और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को देती है। नेक्स्ट हमारा जो डिसिप्लिन है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो एक ही हो गया फाइनेंशियल, दूसरा हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी कि आपने जब ये आज समझ लिया तो पहला पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा होता है मेमोराइजिंग का, याद करने का। तो उसकी आज एक ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फर्म। यानी अगर कोई ऐसी फर्म है, कोई गुड्स बना रही है या कोई जो है सर्विस दे रही है, तो वो उस गुड्स को बनाने में या उस गुड्स पे कितना खर्चा लग रहा है या उस सर्विस को प्रोवाइड करने में उस सर्विस पे कितना खर्चा लग रहा है, वो हमें अगर जानना हो तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि भाई ये अगर पेन बनी है तो इस पर कितना खर्चा लगा है। ठीक है, और इसलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं ताकि वो डिफरेंट अगर कोई गुड्स हैं या सर्विस हैं, गुड्स अगर मैन्युफैक्चर होती हैं और सर्विस हम रेंडर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, है ना, उस पर कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हमें क्या पढ़ना है? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। ये फिक्सेशन ऑफ प्राइस, अगर हमें प्राइस भी फिक्स करना है, भाई हमें पता है कि अगर इस पेन को बनाने में 50 रुपीज़ लगे हैं सपोज, हाँ, तो ऑब्वियसली हम इसको मिनिमम 50 रुपीज़ तो लगे हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा और उसके बाद रिटेलर का अपने चार्जेस होंगे, ठीक है, और पैकेजिंग कॉस्ट होगा, तो इसमें हम एटलीस्ट 10 रुपीज़ से हम ऐड करते हैं, तो हम 60 रुपीज़ से नीचे से सेल नहीं कर सकते। तो यानी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या मदद कर रहा है कि आपने एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के, है ना, और इस बेसिस पे आपको प्राइस भी फिक्स करने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चल गया कि 60 रुपये तो मेरे खर्चे ही है ना, तो कम से कम मेरे को खर्चे तो लेने, अब थोड़ा सा प्रॉफिट भी चाहिए, तो हो सकता है मैंने 65 रुपीज़ पे सोचा कि मुझे इसे सेल करना है ताकि 5 रुपीज़ पर प्रोडक्ट मैंने प्रॉफिट गेन किया और 60 रुपीज़ तो मेरी कॉस्ट है। तो ये सारी डिटेल अगर हमें प्राइस फिक्स करना है, किसी गुड्स की कॉस्ट कितनी है या सर्विस की कॉस्ट कितनी है, जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना है, हमें लर्न करना होगा थ्रू द कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ऑब्वियसली कई बार कैसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रहा है, हमें नज़र पे रखना होता है, तो कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली एंड में हम किसी न किसी यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन यूज हो रही हो वो प्रोवाइड करते हैं टू द डिफरेंट स्टेक होल्डर। क्या नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में देखते हैं। इट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशन। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा है वो किस में है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपनी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके, प्लानिंग क्या करनी है आगे वो डिसाइड करे, या कोई एक्टिविटी ठीक नहीं है तो उसे कंट्रोल कैसे कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉज द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट। यानी कि फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ये दोनों अपनी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसका यूज़ करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अपनी अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है। ठीक है, सो ये कई बार पूछा जाएगा कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने समझ लिया, कॉस्ट भी आपने समझ लिया, नहीं समझा है तो अपने साथ क्वेरीज लेके मत जाना, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल और कॉस्ट से ले रही है। वो लोग मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने पे कितना खर्चा हुआ, माने कॉस्ट अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन लिया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लिया, वो इंटरनल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करी ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें, प्लानिंग कर सकें या कंट्रोल कर सकें। ठीक है, helps the management in budgeting, assessing profitability, taking pricing decision, capital expenditure decision and so on। यानी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करेगी, उसे क्यों चाहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन, वो इसीलिए ताकि वो डिसाइड कर सके कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, प्राइस कैसे फिक्स करना है। अब आप कहोगे भाई ये तो केवल कॉस्ट से भी यूज़ किया जा सकता था, लेकिन कॉस्ट में बहुत सारे खर्चे अभी आपके नहीं इंक्लूड होते हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट होते हैं, है ना। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने में पूरा नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग अपने में होलिस्टिक नहीं हो सकता। ठीक है, वो केवल इस प्रोडक्ट के बारे में, अगर मानो एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट बना रही है या 200 प्रोडक्ट बना रही है तो उसे ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, इट जनरेट्स अदर इंफॉर्मेशन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मैनेजमेंट में, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देगी आपको, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन देगी, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल भी देगी। यानी ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिलती है। पहली बात तो हमें ये देखने को मिला कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट और एफएम की डाटा यूज़ कर रही है। ठीक है, क्यों यूज़ कर रही है, ताकि मैनेजमेंट को बजट सेट करने में, प्रॉफिट फिक्स करने में, प्राइस फिक्स करने में, डिसीजन मेकिंग में मदद कर सके। और क्या, ये एक इन्फॉर्मेशन यूज़ करेगी चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो। ठीक है, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। ठीक है, विच रिलेट्स टू द फ्यूचर एंड इज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी फ्यूचर में कैसे होगा ये डिसाइड करने में मदद करेगी। ठीक है, सच इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स, कैसे हो सकता है, सेल्स का, हमें क्या सेल्स करना है, सेल्स का टारगेट क्या रखना है वो फोरकास्ट होगा, कैश फ्लो, क्या परचेज करना है, कितने क्वांटिटी में परचेज करना है। ठीक है, कितने लेबर की ज़रूरत होगी, कितने मैन पावर की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल डाटा, एयर कैसा है, वाटर कैसा होगा, लैंड, नेचुरल रिसोर्स, है ना। यानी फ्यूचर प्रिडिक्शन में मदद करेगा मैनेजमेंट। तो क्या आपको लगता है कॉस्ट अकेले विन कर सकता है या फाइनेंस? नहीं, मैनेजमेंट जो है दोनों को इंक्लूड करके ही विन कर सकता है। क्लियर है? सो आई बिलीव आपको यहाँ तक की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई हो। एक बार वीडियो को स्पीड अप करके या ऐसे हाईलाइट करने के बाद क्विकली रीडिंग करके रिवाइज कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, scope of accounting has become so vast that there are like human resource accounting, social accounting, responsibility accounting और तो green prominence। यानी कि जब आपसे स्कोप पूछा जाए अकाउंटिंग का तो भाई अकाउंटिंग का स्कोप बहुत वाइड हो गया है। पहले क्या था, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अकाउंटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब वो भी होने लगी है। यानी कितने लेबर आ रहे हैं, कितनी जा रही है, क्यों आ रही है, क्यों जा रही है, उसको ट्रेन करने का कितना खर्चा है ना, या इंटरनल हायरिंग पे कितना बेनिफिट है। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में प्रिपेयर होती है। सोशल अकाउंटिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग खुद को लिमिट नहीं रख रहा, ये फील्ड बहुत ही वाइड होता जा रहा है, बहुत ही स्कोप इसका बढ़ता जा रहा है। स्कोप यानी कितना उसका फैलाव है, कितनी फील्ड वो और अटैच कर रहा है। ठीक है, तो अब जैसे अब आपका डिजिटल आ गया तो भी इसमें आपकी अकाउंटिंग की स्कोप और ज़्यादा वाइड हो गई। क्लियर है? सो आई बिलीव यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो, कोई क्वेरी है तो उसे क्लियर करके जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सो सॉरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो क्वालिटेटिव कौन से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्वियसली इसकी यूज अच्छी कर सके हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट
of accounting information which tend to enhance its understandability and usefulness. In order to assess whether accounting information is decision is useful, it must possess the following characters. भाई ये देखना है ये इंफॉर्मेशन जो मिली है वो यूजफुल है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। यानी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, रिलेवेंस हो, अंडरस्टैंडेबल हो और कंपेरेबल हो। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या है हमारी क्वालिटी मेंटेन बताते हैं कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो कोई फूड खाते पूछे ना क्वालिटी कैसी है, तो बहुत फूड का टेस्ट, तो वैसे ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी बताएगा, कितना रिलायबल है इन्फॉर्मेशन, कितना रिलेवेंट है, कैसे अंडरस्टैंड हो पा रहा है कि नहीं, कंपेरेबल पॉसिबल है कि नहीं, ये बताता है। ठीक है, तो क्विक इसको भी रीड करेंगे हम। 1 सेकेंड प्लीज। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई रिलायबल है कि नहीं, मैं आप पे रिलाय कर रही हूँ कि नहीं, आप मुझ पे रिलाय कर रहे हैं कि नहीं, तो कितना रिलायबल है ये इन्फॉर्मेशन। सो रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड on the information. The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transaction or event that have occurred, measured and displayed। यानी कि क्या बता रहा है रिलायबिलिटी? ये बता रहा है कि भाई ये एक ऐसी डिग्री हमारे सामने लेकर के आता है कि जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है ट्रांजैक्शन या इवेंट के बारे में, ठीक है, कब ऑकर हुआ, उसे मेजर कैसे किया गया और कैसे डिस्प्ले किया गया। अ रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। अगर विश्वास करने वाली बात है ना, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की एरर नहीं हो, तभी तो पूरा विश्वास करेंगे ना, है ना। सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस एंड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इट मेंट टू रिप्रेजेंट। To ensure reliability, the information disclosed must be credible, verifiable by the independent party, use the same method of measuring and neutral and faithful। यानी कि जो ये इन्फॉर्मेशन मिली, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिली, वो रिलायबल कभी तब मानी जाएगी जब एक भाई आपने कहा कि हमने वो जो है ना 100 लेकर के आए थे। अब 100 क्या लेके आए थे? 100 यूनिट लेकर के आए थे, रुपीज़ लेके आए, डॉलर लेकर के आए, है ना। तो आप किससे लेकर के आए? वो इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? माना आपको आपके फ्रेंड के बारे में किसने बताया? तो क्या किसी क्रेडिबल पर्सन से पता चला आपको, है ना? तभी वो इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट हुई। क्या वो कोई क्रेडिबल पर्सन था? ठीक है, क्या उस इन्फॉर्मेशन को किसी ने वेरीफाई किया है, किसी इंडिपेंडेंट पार्टीज ने वेरीफाई किया है? कैसे, किस मेथड को आपने यूज किया कि आपने उसे मेजर किया? ठीक है, और आप न्यूट्रल होके सोच रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो क्रेडिबल है और वेरीफाई की हुई है, या आप वन साइडेड होके सोच रहे हैं? और क्या आप फेथफुल हैं जब आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं? तभी माना जाएगा आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल है। देखिए, इससे तो मैंने आपकी पर्सनल लाइफ से आपसे कनेक्ट किया ताकि आप सिर्फ उसे ऐसे समझ लो कि ये पूरी लाइफ टाइम आपके साथ वॉक करे। ठीक है, सो रिलायबिलिटी इज क्लियर। आई होप इन केस ऑफ एनी डाउट यू फील फ्री टू आस्क एंड गेट इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अदर इन्फॉर्मेशन है वो है रिलेवेंस, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है हमारा रिलेवेंट होना चाहिए। सो टू बी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन हो 2 साल बाद मिली हो तो क्या फ़ायदा, है ना। तो टाइम पे मिलनी चाहिए। मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है रिलेवेंस कब मानी जाएगी? जब वो टाइम पे मिले, आपको एस्टिमेट करने में, प्रिडिक्ट करने में मदद करे और किसी तरीके का फीडबैक होने में मदद मिले। ठीक है, it must influence the decision by helping them for prediction about the outcome of past, present or future event, or confirming or correcting the past evaluation। ठीक है, तो हो सकता है पास्ट में कुछ गलत इवेलुएट कर रहा हूँ, तो राइट टाइम पे पता चलना चाहिए ना, ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं कि बहुत समय बाद मिले तो हम करेक्शन ही ना कर सकें, है ना। तो रिलेवेंट कब माना गया? जब टाइम पे इंफॉर्मेशन मिले, और वो इंफॉर्मेशन जो टाइम पे मिले वो भी आपकी यूजफुल होनी चाहिए आपके प्रिडिक्शन के लिए या फीडबैक के लिए। ठीक है, और हमें हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करने चाहिए। अब मानो आपको कोई कैसे इन्फॉर्मेशन मिले, आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता चला टेक्स्ट में ये चेंजेस आए, तो आपके लिए वो हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिली हो, और हो सकता है आप उस पर कुछ फीडबैक भी देते हो क्योंकि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बट वो आपके लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि अभी आप में भी टैक्स पेयर नहीं है। ठीक है, सो क्या फैक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए? एक तो अवेलेबल ऑन टाइम, दूसरा वो आपके प्रेडिक्शन के लिए यूज हो सके, आपके फीडबैक के लिए यूज हो सके, और तीसरा आपके लिए वो यूजफुल हो।
आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स होने चाहिए टू बी अ रिलेवेंट। क्लियर? नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। ये पॉइंट कवर अप करने के बाद हमको एक बार डिस्कस करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ना आपको कई बार लगता है यार मैंने इसका उसमें तो नहीं समझ लिया कोई पॉइंट, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स द डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रिटेट, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस इट इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड ऑन देम। यानी कि ऐसा नहीं हो कि इन्फॉर्मेशन डॉलर के बारे में बात कर रहे हो और आप यूरो के बारे में सोच करके रखे हो, यानी या रुपये के बारे में बोल रहे हो तो आप डॉलर के बारे में सोच रहे हो, आपके प्लेस के बारे में सोच रहे हो तो आप पूरी कंट्री के बारे में बोल रहे हो। तो जिस वे में उसे इंटरप्रिटेट किया गया, आपको बताया गया, आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखी, आपने सेम मीनिंग अटैच की है। ऐसा नहीं बोलते ना, गेम खेलते हैं एक जन दूसरे को क्या बोल रहा फिर दूसरा तीसरे को कुछ बोलता है, तो जो बोला गया है उसकी इंटरप्रिटेशन सेम होनी चाहिए। सो अंडरस्टैंड तब हुआ जब आपने सेम मीनिंग अटैच की। सो द डिसीजन मेकर, जो आपने डिसीजन मेकर है, आप है जो डिसीजन बन रहा है, मस्ट जरूरी है कि आप इंटरप्रिटेट करें उसको, मतलब मीनिंग अटैच करें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इन द सेम सेंस, उसी तरीके से जिस तरीके से जिसने इंफॉर्मेशन बनाई है उसे प्रिपेयर की है और वो आपको कन्वे करना चाहता है, ठीक है। The quality that distinguish between good or bad communication in a message is a fundamental to the understandability. A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message. जैसे मैंने आपको इशारे में बोला, तो आप मैंने जिस भी वजह से बोला, आपने जो मैंने मीनिंग अटैच की और मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सपोज टू बी, तो आप उसी सेम मीनिंग में लो, तभी आपने अंडरस्टैंड की। क्लियर है? Accountant should present the comparable information in the most intelligible manner without sacrificing relevance and reliability. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कवर अप किया कि क्या हमारा रिलायबिलिटी होता है। रिलायबल यानी जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, रिलायबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसे आप मेजर कर सकते हो, न्यूट्रल हो, फेथफुल हो उसके बारे में। रिलायबल इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द कंपैरेबिलिटी, ठीक है। सो कंपैरेबिलिटी, तो इंफॉर्मेशन आपकी कंपैरेबिलिटी कब होगी, कब कंपैरेबल के लायक है। It is not sufficient that financial information is relevant and reliable at a particular time, in a particular circumstances, or for a particular entity. But it is equally important that the user of the general purpose financial report are able to compare various aspects of entity, ठीक है, ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड विद द अदर एंटिटी। कहना क्या चाहता है कि मानो एक बिजनेस कंसर्न है, ठीक है, तो वो मानो से 2019 में उसने कोई अपनी बुक्स बनाई, अपनी कुछ एंट्री करी, कोई भी चीज़ हो, तो इसकी जो ये अकाउंटिंग एंट्री बनी है, सपोज करो ये जो भी बिजनेस है इसका सेम कोई और भी कर रहा होगा, तो उससे भी इसका कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। प्लस 2019 से 2020 का भी कंपैरिजन होना चाहिए, 2021 का भी होना चाहिए एंड सो ऑन। यानी कहना क्या चाह रहा है, दोबारा रीड करूंगी, ठीक है। It is equally important that the user of the general purpose financial report are able to compare various aspect of the entity over different time period, that is 2019, 2021 and so on, and with other entities, that is entity number say B, ठीक है। To be comparable, accounting report must belong to a common period and common unit of measurement and format of reporting. Obviously कंपेयर कब कर सकोगे, जब रुपी का रुपी से गिवन हो, केजी का केजी से गिवन हो, या डॉलर का डॉलर से। ऐसा नहीं रुपी का केजी से, केजी का डॉलर से, ऐसा नहीं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट कंपैरिजन के लिए एक साल से दूसरे साल में या एक फॉर्म की दूसरे फॉर्म से यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक। और क्या, फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए, तभी आप इजिली उसे कंपेयर कर पाओगे। क्लियर है? और ऑब्वियसली रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑल्सो। सो आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो एक बार हम क्विक रिकैप करेंगे कि हमें रिवीजन कैसे करना है। अगर हमने ऐसे चैलेंजिंग पॉइंट्स कवर अप किए तो हम रिवीजन करें कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने एक बार अंडरस्टैंडिंग कर ली ना, उसके बाद आपको ये रिवाइज कैसे करना है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जो है, ये आपके बुक में स्पेस मेंटेन है, स्पेस को यूज करेंगे, ठीक है। पहला आपका हो गया रिलायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका रिलेवेंस,
फिर आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेटिबिलिटी, ये 4 पॉइंट हैं। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल माइंड में आपके सेटल होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर में आपने क्या क्या समझा है वो आपको माइंड में बिल्कुल ही थॉरोली क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है, मानिए 1-2 पॉइंट आपको लगता है कि आप भूल जा रहे हैं बार बार, तो आप इसके आगे डिफरेंट इंक पेन से या किसी भी तरीके से आप उसे लिख सकते हो, ताकि जब रिवीजन करो आप तो आपका टाइम सेव होता चला जाए। डिफरेंट तरीके की नोटबुक्स इस बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है इसी बुक को करना है। क्लियर है? सो आई बिलीव आप ऐसे सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं अंडरस्टैंड करने के बाद लेके, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग हमने देखा कि डिफरेंट अकाउंटिंग के रोल्स हमारे सामने पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि अब अकाउंटिंग काफ़ी आगे बढ़ गई है और हमारे सामने डिफरेंट ब्रांचेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना हो रहा है, कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है टाइम टू टाइम में, हमें डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड द एडवेंट ऑफ द कंपनी फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दिस हैज मेड द मैनेजमेंट फंक्शन मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्रीज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का वैल्यू, ठीक है। तो इस वजह से हमें एक स्पेशल ब्रांच देखने को मिली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आपसे रिक्वेस्ट है इस बॉक्स को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी एक बार क्विक रीड कर लेंगे। कोई क्वेरी होगी तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाना है, उसे पूछ करके क्लियर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, ये हमारा लास्ट जो टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव को हम कवर अप करेंगे और रोल ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है। उसके बाद हम अपने सेशंस को आज जो है फाइंड अप करेंगे। तो क्विकली देखते हैं ऑब्जेक्टिव में भी आप कैसे ब्रॉड बनाओगे कि आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं आपके, यानी अकाउंटिंग के। सो एज एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर, बोथ एक्सटर्नल एंड। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक तो ये अलग चीज हो गई कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हुई कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है डिफरेंट यूजर्स को, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल दूसरे, आपके इंटरनल यूजर दोनों डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। So the necessary information particularly for external user is to provide the financial statement, P&L and balance sheet. Beside the management is provided with additional information from time to time for accounting records of business. So primary objective of accounting include, तो basic objective आपको पता चल गया। और अब primary objective क्या हुए? Point number 1 एक ये ऑब्जेक्टिव हुआ, पॉइंट नंबर 2 एक ये ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 एक ये आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, और देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4 एक ये ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इनकी डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे क्विकली, लेकिन ऑब्जेक्टिव 4 तरीके के हैं, ये आपको क्लियर करना है, क्लियर रखना है, और ठीक है। और इनको कैसे लिख लेना है अपने रिविजन के लिए, अगेन आप इन्हें ऐसे यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव को भी 2 पार्ट में कर दिया आपने। एक बेसिक ऑब्जेक्टिव याद रखा, दूसरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और प्राइमरी को आपने 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। आई बिलीव ये क्लियर है। चलिए एक बार क्विक हम जो है इंटरनल कंटेंट को रीड करते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, याद करिए, जो बिजनेस है उससे रिलेटेड उसके जो ट्रांजैक्शन है ना, उनको रिकॉर्ड करती है, उसे मेंटेन करती है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Even the most brilliant executive or manager cannot accurately remember the numerous amount of various transactions like sale, purchase, receipt, payment that take into the business on everyday basis। भाई हर रोज के कितने लोग आप क्या कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ कैश रिसीव कर रहे हैं, कुछ कैश पेमेंट, तो याद करना मुश्किल है। उसे हम क्या करेंगे, अपनी रिकॉर्ड्स में रखेंगे। किसको? जो बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रांजेक्शन्स हैं, उसे रिकॉर्ड करेंगे, और इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Hence, the proper and complete record of all the business transactions are kept regularly. The record and information enable the verifiability and act as an evidence. तो जो information रखी जाती है वो हमें इनकम टैक्स की रिटर्न या रिटर्न फाइल करने में और एक एविडेंस की तरह काम करती है, ठीक है।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बिजनेस ऐसे ही तो नहीं चल रहा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, ठीक है। द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन पीरियोडिकली। समय समय पे उन्हें चाहिए कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट, नुकसान या फायदा, बिजनेस से क्या हो रहा है, ठीक है, वेदर द बिजनेस हैव अर्न प्रॉफिट, ठीक है, और incurred the losses, ठीक है। This another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained। प्रॉफिट को हम अर्न करते हैं, प्रॉफिट होता है ना, उसे अर्न करके अपनी जेब भरते हैं, और लॉस हमें नुकसान देता है, उसे सस्टेन करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है। बाय अ बिजनेस during an accounting period which can easily work out with the help of record of income and expenses relating to the business by preparing a profit and loss for the period। अब आपको ना आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस मैन हो रहे हो भाई, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कॉमर्स वालों के पास, उनको पैसे की सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। तो उसे राइट यूज़ करना है, राइट अंडरस्टैंड करना है, और राइट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है भाई, आपके जेब में कितना आया, आपकी जेब से कितना गया, आया जो इनकम रेवेन्यू, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो जाता जा रहा है छोटे छोटे फॉर्म में, वो है एक्सपेंसेस, है ना, कितना आया कितना गया, जो बचा या तो नुकसान या तो फायदा। ये बिल्कुल आम सी बात बता रही हूँ, आपको फील करना है, ऐसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और बाकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो ऑब्जेक्टिव, वो है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। सो अकाउंटिंग ऑल्सो एम एट ascertaining द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, फिर हमने प्रॉफिट है या लॉस है बिजनेस में उसे कैलकुलेट किया, अब हमने फाइनेंशियल पोजीशन बना ली, ठीक है। अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस का जो खुद का सामान है, एसेट है, पैसे हैं, तो जो वो ओन्ड कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट। काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस जो ओन करती है ना, जिसका वो खुद मालिकाना हक रखती है, इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए, वो है ओनरशिप वाली एसेट, ठीक है। ये चीज माइंड में रखेंगे। और उसके बाद जो क्लेम्स अगेंस्ट रिसोर्सेज यानी लाइबिलिटी, यानी कई बार हम उधार पे पैसे लेते हैं, कोई उधार पे प्रोडक्ट लाते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं, तो वो क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट किसकी मदद से बन रही है, रिसोर्स ओन या क्लेम्स अगेंस्ट द रिसोर्सेज, यानी एसेट और लाइबिलिटी की मदद से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर? कोई डाउट होगा तो प्लीज लेके नहीं जाएंगे अपने साथ। अकाउंटिंग प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये भी हमने बार बार पढ़ा कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मेनली बन क्यों रहा है, इन्फॉर्मेशन को सही जो है, इन्फॉर्मेशन जो है यूजर्स को सही तरीके से मिल सके। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि लगातार है, is communicated in the form of report, statement, graph and chart to the users who need it in different decision situation, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के बारे में बताया कि, और ये एक्सटर्नल यूजर जो हम ऑलरेडी हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टर को क्यों चाहिए, क्रेडिटर को क्यों चाहिए, सरकार को क्यों चाहिए, ये भी आपको क्लियर करना है और अपने माइंड में सेटल कर लेना है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, इसमें एक्सप्लेनेशन को नहीं है, मैं ऑलरेडी इसे लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द चेंजेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली समय के साथ आप बदल रहे हैं तो सब बदल रहा है। पहले आप ऑफलाइन क्लासेस रहती थी, ट्यूशंस भागते थे, लेकिन अब पूरी एजुकेशन सिस्टम इज ऑन ऑनलाइन मोड, ठीक है। सो रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, वो चेंज, इससे क्या है ना, आपका टाइम सेव होता है। आपको नहीं पता इसके बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशंस है अगर आप इसका जेन्यून यूज़ करें, प्रॉपर यूज़ करें। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, चेंजिंग विद द चेंजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग सोसाइटल डिमांड। अब देखिए पहले क्या है, हम लिमिट होते थे एक सोसाइटी तक, एक सिटी तक। अब ऑल ओवर इंडिया और इवन इंडिया के बाहर अफ्रीका के स्टूडेंट, यूएस कनाडा के स्टूडेंट, दुबई के स्टूडेंट, हर जगह के लोग जुड़ सकते हैं हमसे और इस जो है एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ के प्रॉन्स एंड कॉन्स है। तो इसी वजह से ना अकाउंटिंग का भी जो रोल है ना, समय के बदलाव के साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इट डिस्क्राइब एंड एनालाइज अ मास ऑफ डाटा ऑफ एन एंटरप्राइज, मानी बहुत ज़्यादा डाटा जो है बिजनेस का देखने को मिलता है, थ्रू मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, एंड रिड्यूस दोज डाटा इन रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट एंटरप्राइज। यानी कि
छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डाटा होते हैं, वो डाटा ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का फॉर्म ले लेते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, उन्हें हम मेजर करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं और फिर समराइज करते हैं जो रिपोर्ट्स के फॉर्म में, जो डिफरेंट यूजर्स के लिए यूजफुल रहती है। ठीक है, हेंस इट रिगार्डेड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी ये एक तरीके का बिजनेस का लैंग्वेज है, बिजनेस इसी भाषा में बात करता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का, डाटा के बारे में, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मेजर कैसे करना है, क्लासीफाई कैसे करना है, ये एक लैंग्वेज हो गई बिजनेस की। It also performs the service activity by providing qualitative financial information. Yes, qualitative information भी मिलेगी that help the user in various ways. Accounting as an information system collect and communicate economic information about an enterprise to a wide variety of interest यूजर। बार बार इस लाइन पे फोकस करना है कि अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, वो आपके सामने अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन जो डाटा को कलेक्ट करी है और आपको कम्युनिकेट करी है डिफरेंट यूजर को, कैसी इकोनॉमिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि आपकी हो सकती है पास्ट ट्रांजेक्शन से भी रिलेटेड हो। Accounting information relate to the past transaction and is quantitative and financial in nature. It does not provide qualitative and non financial information. ठीक है, तो accounting information क्या है, जनरली क्वांटिटेटिव पे फोकस करती है। ठीक है, अब ये तो एक लिमिटेशंस हो गया। ठीक है, कि भाई अकाउंट्स का क्या लिमिटेशन है, कि भाई हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ फाइनेंस के बारे में, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बताता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताता। जो ट्रांजेक्शन्स है ना वो पास्ट में ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके हैं। ठीक है, सो पास्ट में ऑलरेडी इनकर्ड हो चुके, तो ये पैरा आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस पे एम्फोसाइज देंगे। मैं किसी एग्जाम के व्यू पॉइंट पे नहीं बोल रही हूँ, आपकी नॉलेज के लिए केवल बोल रही हूँ। ठीक है, सो रोल ऑफ अकाउंटिंग आई बिलीव क्लियर हो गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सेशन, फिर बेसिक टर्म्स को काफी अच्छे से समझेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, डिफरेंट रोल है कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। ठीक है, सो अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज माना गया जो कि बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है। ठीक है, so it perceived as a language of business which is used to communicate information on enterprise. Second, it is a historical record, पुराना पास्ट में रिकॉर्ड जो हो चुका है वो दिखाता है। इट इज व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी मीन्स सेम सीक्वेंस में 1 2 3 4 क्रोनोलॉजी। सो इट इज व्यूड एज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट एक्चुअल अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज करंट इकोनॉमिक रियलिटी। ठीक है, तो ट्रू आपके बारे में जो है इनकम कितनी हो रही है बिजनेस के बारे में, अकाउंटिंग वो जानने में मदद करता है। तो हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। सो अकाउंटिंग इज व्यूड एज अ मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू इनकम ऑफ एन एंटिटी, नेमली द चेंजेस ऑफ वेल्थ, यानी कि बिजनेस कैसा हो रहा है, कल राजा था आज रंग तो नहीं हो गया, ये चेक करने में मदद करता है। और अकाउंटिंग किस में मदद करता है, अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इट इज व्यूड एज अ प्रोसेस दैट लिंक्स एन इंफॉर्मेशन सोर्स, दैट इज एन अकाउंटेंट जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, डिवाइड करता है, अंडरस्टैंड करता है, टू सेट ऑफ रिसीवर। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज योर रिपोर्ट्स। Accounting is as a commodity, so specialized information is used at services which is in demand in society, with accountant being willing to and capable to provide। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। देखिए हम ना आपको यहाँ तक लिमिट नहीं करेंगे कि आप 11th की नॉलेज 11th तक ही रखें, 12th की नॉलेज 12 नहीं, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे और इवन आप किसी बिजनेस को भी कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे, तो ये सारी नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। रटने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कोई क्वेरी है तो उसे अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे पूछ के क्लियर करने की ज़रूरत है। सो आई बिलीव आज के सेशन से आपको हेल्प मिली हो। आपको इन जो सेशन से कोई वैल्यू एडिशन आप चाहते हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करो, अपने व्यूज़ एंड आइडियाज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।